हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। आज है 1 मई और 1 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे सारे मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते चलूँगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अभी आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। तो ये आयुष्मान भारत दिवस है क्या? तो ये दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए तथा गरीबों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के कार्य करने में उन्हें बीमा प्रदान करने के लिए ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 में। 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख बीमा कवर लाभ प्राप्त कराने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना एक शुरू की गई थी और इसी योजना के लिए ये हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब ये 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है और आज है 1 मई, यानी कि आज से एक नया महीना स्टार्ट हो गया है, मई। तो आज हम अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है सारे दिवस के बारे में मैं आपको सीक्वेंस में बताते चलूँगा। तो अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो सारे सीक्वेंस में एक पेज पर नोट करते जाइए। तो पहला 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? 1 अप्रैल को मनाया गया था अप्रैल के पहले दिन उत्कल दिवस को ही उड़ीसा दिवस कहते हैं। फिर 2 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ये ऑटिज्म क्या होता है? तो ये ऑटिज्म एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी मानसिक वृद्धि नहीं होती, उसकी मानसिक विकास नहीं होता है, उसका सिर्फ शारीरिक विकास होते चला जाता है, यानी कि उसका शरीर बड़ा होते जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा ही होता है। तो वही होती है ऑटिज्म। उसी पर अवेयरनेस डे मनाया गया था 2 अप्रैल को। उसके बाद आया था 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था? 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर 5 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। फिर 7 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे की इस बार की थीम थी नर्सेज एंड मिडवाइफ, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, इस बार की थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया गया था होम्योपैथी डे। फिर उसके बाद 11 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल सेफ मदरहुड डे। फिर 15 अप्रैल को मनाया गया था विश्व कला दिवस। फिर उसके बाद 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व विरासत दिवस। फिर 19 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड लिवर डे। फिर 21 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। फिर 22 अप्रैल को मनाया गया था अर्थ डे। और अर्थ डे की थीम क्या थी? अर्थ डे की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को मनाया गया पंचायती राज व्यवस्था दिवस। फिर 25 अप्रैल को मनाया गया मलेरिया दिवस। और मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? वर्ल्ड मलेरिया दिवस की इस बार की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। एक बार फिर से, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ये इस बार की वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 की थीम थी जो 25 अप्रैल को मनाई गई। फिर 26 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर 29 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड डांस डे। और अब ये 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? अस्थायी प्रतिनिधि बोलते हैं हम उन्हें, या फिर हम एम्बेसडर बोलते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो अभी हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशन में टीएस तिरुमूर्ति। अभी वर्तमान में है सैयद अकबरुद्दीन, लेकिन इनका कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है। तो अब अगले चुने गए हैं टीएस तिरुमूर्ति। ये हैं टीएस तिरुमूर्ति, यही होंगे अगले भारत के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में। अब यहाँ पर बात यूनाइटेड नेशन की आती है। तो यूनाइटेड नेशन के अभी हेड कौन है? तो यूनाइटेड नेशन के अभी हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? हु हैज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। अब तो अभी वर्तमान में भारत के एम्बेसडर हैं यूएनओ में सैयद अकबरुद्दीन, लेकिन अब सैयद अकबरुद्दीन के कुछ ही दिनों में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है।
तो अब सैयद अकबरुद्दीन के जगह पर टीएस तिरुमूर्ति को बनाया गया है भारत का अस्थायी प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में। ये हैं टीएस तिरुमूर्ति जी, इन्हीं को बनाया गया है भारत का अगला एम्बेसडर। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो इसके वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुटेरस। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2020 को रद्द कर दिया? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2020 को रद्द कर दिया। ये पिच ब्लैक युद्धाभ्यास है क्या? तो ये मल्टीनेशनल एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इसमें बहुत से देशों को बुला करके ऑस्ट्रेलिया अपने उत्तरी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ये एयरफोर्स की वहाँ पे युद्धाभ्यास होती है। तो ये पिच ब्लैक युद्धाभ्यास की स्टार्टिंग हुई थी 1981 से पिच ब्लैक युद्धाभ्यास की स्टार्टिंग हुई थी। और इसमें भारत कब से पार्टिसिपेट कर रहा है? तो भारत पिछली बार 2018 से कर रहा है, 2018 से। इस बार 2020 में होने वाला था, क्योंकि ये 2 वर्ष पर होता है, हर 2 वर्ष पर ये होता है। तो 2018 में भारत के अलावा और कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो भारत के अलावा इसमें अमेरिका भी किया था, जर्मनी भी किया था, ऑस्ट्रेलिया तो कराया ही था भारत के साथ, भारत तो किया ही था। इसके साथ साथ नीदरलैंड किया था, इंडोनेशिया किया था, जर्मनी था, थाईलैंड था, मलेशिया था, कनाडा था और फ्रांस था। ये सारे 9 देश थे। पिछली बार 2018 में टोटल 9 देश की एयरफोर्स पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में शामिल थी, और इस बार ये नहीं हो पाया। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत का युद्धाभ्यास की बात हो रही है। तो एक ये तो एयरफोर्स की थी पिच ब्लैक। एक ऑसिनडेक्स युद्धाभ्यास होता है, ऑसिनडेक्स। ये क्या है? तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलकर के ये एक्सरसाइज करती है। इसमें AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया और EX एक्सरसाइज के लिए है। अब अगला प्रश्न है, एक नई UVC सैनिटाइजर किसने विकसित किया? हुए डेवलप्ड अ न्यू UVC सैनिटाइजर। तो अभी IIT भुवनेश्वर ने एक नई UVC सैनिटाइजर विकसित किया। अब ये UVC सैनिटाइजर है क्या? तो ये UVC सैनिटाइजर है, एक अल्ट्रा वायलेट लाइट पर बेस्ड एक सैनिटाइजर है। अल्ट्रा वायलेट लाइट पर ये क्या करेगा सैनिटाइजर? तो ये जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, क्या हम बोल सकते हैं जो डॉक्टर्स लोग जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि जो मास्क यूज करते हैं या जो PPE किट यूज कर रहे हैं। PPE किट क्या होता है? तो जो पर्सनल प्रोटेक्शनल इक्विपमेंट होता है जो वो यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो मेडिकल में यूज हो रही है आजकल, उनको सैनिटाइज करने के लिए ये UVC सैनिटाइजर बनाया है IIT भुवनेश्वर ने। अब ये काम कैसे करेगा? तो ये एक रूम में अल्ट्रा वायलेट रे डाल दिया जाएगा, और जो उसके बाद उसमें ये सारे इक्विपमेंट डाल दिए जाएंगे। अब फिर ये 15 मिनट में ये सारे इक्विपमेंट सैनिटाइज हो जाएंगे, ऐसा दावा है IIT भुवनेश्वर का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? जीवन अमृत योजना है जो लॉन्च्ड बाई, तो ये अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। अभी कल ही हमने क्या पढ़ा था कि जीवन शक्ति योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। वहाँ के CM है मामा जी शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मामा जी लोग बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने लॉन्च किया है ये जीवन अमृत योजना। इस योजना में क्या है? तो देखिए, जो जीवन शक्ति योजना था वो था मास्क पर बेस्ड, यानी कि जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको उसमें स्वरोजगार दिया गया था कि वो पर महिला अगर वो चाहे, अगर वो इच्छुक हो तो 200 मास्क बना सकती हैं, और पर मास्क उन्हें 11 रुपये दिए जाएंगे सरकार से। वो थी जीवन शक्ति योजना। अब ये है जीवन अमृत योजना। इसमें क्या है कि ये लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये एक योजना है। जैसे कि क्या है कि जिनकी, हमने लोगों ने पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है उनको कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा पा रहा है। अभी कल ही हमने क्या पढ़ा था कल के करंट में कि एक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा थेरेपी आजकल चल रही है। उसमें क्या हो रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उसी तरह से ये भी एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की एक योजना है। इसमें क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए चूरन बांटी जा रही है। ये है वो चूरन। ये चूरन क्या है?
तो ये चूरन है, इसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट है। ये एक एक पैकेट 50-50 ग्राम की ये पैकेट है काली मिर्च, पीपल और अदरक की। और ये बांटी जा रही है दूर दराज के इलाकों में, या फिर जहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रमण होने का संभावना हो उस इलाकों में, और गरीब लोगों में ये बांटी जा रही है। टारगेट ली गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि 1 करोड़ लोगों को ये बांटी जाएगी 50-50 ग्राम की पैकेट्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। अब ये राजीव कुमार बने हैं PESB भारत के। अब ये कपिल देव त्रिपाठी, ये हमने पढ़ा था क्या, ये राष्ट्रपति के सेक्रेटरी बने हैं। ये संजय कोठारी, ये बने हैं CVC। तो जो ये कपिल देव त्रिपाठी है, ये पहले थे PESB, इनकी जगह पे अब ये बन गए हैं। और ये संजय कोठारी की जगह पर ये बन गए हैं पर्सनल सेक्रेटरी। पहले संजय कोठारी थे राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी, फिर संजय कोठारी बन गए CVC। अब ये नया नाम आपको दिख रहा है आज, बिमल जुल्का। तो ये बिमल जुल्का कौन है? तो ये बिमल जुल्का है मुख्य सूचना आयुक्त। ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं अभी वर्तमान में बिमल जुल्का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। इसने बताया कि भारत की GDP 2020-21 के लिए 0.8 रहेगा, 0.8। पहले इसने बताया था कि 3.6 रहेगा, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद ये बोल रहा है कि नहीं, अभी तो अब और गिरेगा और ये 0.8 तक आ जाएगा। अभी IMF ने तो बता दिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है उसने बताया था कि पूरे एशिया का GDP ग्रोथ 2020-21 के लिए 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई वृद्धि नहीं होगा, ये बताया था IMF। और अभी क्रिसिल ने बताया है कि इंडिया का होगा 0.8, और वहीं क्रिसिल ने तो बताया 0.8। इसके साथ साथ अभी एक मूडीज है, ये अमेरिकी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, इसने बताया कि 0.2 होगा इंडिया का। उससे पहले हमने पढ़ा था कि फिंच रेटिंग ने बताया था इंडिया के GDP 1.9। तो इसका सही आंसर होगा 0.8 इस प्रश्न का। अब ये क्रिसिल ने बताया है, तो रेटिंग एजेंसी ये क्रिसिल है क्या? तो ये एक इंडियन एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसके वर्तमान में CEO हैं आशु सुयस। अभी आशु सुयस जी इसके CEO हैं क्रिसिल के। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं? PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम यानी कि इंटरिम MD एंड CEO कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो ये अभी बने हैं नीरज व्यास जी। ये नीरज व्यास जी बने हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD एंड CEO। इससे पहले थे इसके संजय गुप्ता, ये संजय गुप्ता के स्थान पर बने हैं अब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, नीरज व्यास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी क्या है कि अभी उड़ीसा सरकार ने, जो पत्रकार कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, उनकी अगर कोविड-19 की वजह से डेथ हो जाती है तो उनको अब उड़ीसा सरकार 15 लाख रुपए देगी, जो उनके राज्य के होंगे। अब ये उड़ीसा सरकार देगी 15 लाख। तो इससे पहले हरियाणा ने भी घोषणा किया था। हरियाणा ने घोषणा किया था कि जो भी उसके पत्रकार बीमा कर रहे हैं उनको ये 10 लाख की, जो कवर कर रहे हैं कोविड-19 में, 10 लाख का बीमा देगा। उसके बाद ये उड़ीसा ने बोला कि हम 15 लाख का देंगे। तो वही असम बोला कि हम क्यों पीछे रहें। असम के बोले CM की हम 50 लाख देंगे। असम का अगर कोई पत्रकार कोविड-19 कवर करते समय अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपए देगी असम सरकार उसके परिवार को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आता है स्टडी क्वेश्चन। ये कल मैंने आपसे पूछा था कि जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो जिन जिन लोगों ने कल के प्रश्न का सही उत्तर दिया था, मैं एक बार उनका नाम ले लेता हूँ। तो वो थे शुभम कुमार, अनूप ओझा, राजेश कुमार, मनदीप छेतिया, रंजन कुमार, दीपेंद्र सिंह, राहुल कुमार, अभिषेक चौरसिया, बारुल पटेल, विनोद प्रधान, शुभम, निखिल कुमार सिंह, आलोक तिवारी, अनीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, हेमंत पांडे, ज्ञान ठाकुर, अजय पाठक, MD फिरोज, तेजराम प्रजापति और अनिरुद्ध यादव। इन लोगों ने कल के प्रश्न का सही उत्तर दिया था। अब आज का प्रश्न है आपके लिए ये, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।
और जो भी आंसर होगा उसके आज ही जो कल जैसे आप दिए थे वैसे ही करना है। आपको उस स्टेट का कैपिटल लिखना है, उसके जो सीएम है वो लिखना है, उसके गवर्नर है उनका नाम लिखना है, और भी कुछ उस स्टेट से आप जानते होंगे एक्स्ट्रा तो वो भी लिखिएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं कल आपसे टुमारो 6 AM फिर से लाइव। टेक केयर, बाय बाय।